Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 7th August of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे आप जानते हैं कि हम हर एनालिसिस से पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना होता है। और प्लीज़ हर कोई कमेंट करे और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे वो भी देखें, और सबसे कहें कि कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे। कहते हैं कि जो आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कौन से आरबीआई एक्ट के द्वारा लाया गया था? 1931, 1932, 33 या 34? ये आपको बताना है आरबीआई जो है वो कौन से आरबीआई एक्ट के द्वारा लाया गया था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया जो बुक है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया जो बुक है उसके ऑथर कौन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, इंडिया में क्या कहते हैं कितने तरह के मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, कितने तरह के मैंग्रोव ट्री होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने तरह के मैंग्रोव ट्री होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि यमुना की ट्रिब्यूटरीज के 3 ट्रिब्यूटरीज के नाम बताएं। यमुना रिवर की 3 ट्रिब्यूटरीज के नाम बताएं। क्या कहते हैं, कोई भी 3 ट्रिब्यूटरी के आप नाम बता सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, आरबीआई कीप्स की पॉलिसी रेट्स अनचेंज, कि उन्होंने कई पॉलिसीज़ में चेंजमेंट लाया है। उन्होंने कहा है कि जो लोन्स का सिस्टम होता है उसे रीस्ट्रक्चर किया जाए कॉर्पोरेट्स के लिए, कि वो लोन और ले सके, और इंडिविजुअल लोन्स में भी उसमें थोड़ा रीस्ट्रक्चरमेंट होना चाहिए जिससे थोड़ा जब आराम से लोन ले सके, लोग इम्प्रूव हो कि कहते लोग लोन लें, ऐसा कहते नई पॉलिसी में लाया गया। ये पॉलिसी है कि बैंक अलाउड टू रीस्ट्रक्चर स्ट्रेस कॉर्पोरेट एंड एमएसएमईज लोन्स की, जो कॉर्पोरेट और एमएसएमईज लोन्स होते हैं उसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। दूसरी पॉलिसी है, रिलीफ टू इंडिविजुअल बोरोवर्स एट बैंक डिस्क्रिप्शन, कि जो इंडिविजुअल बोरोवर्स होते हैं, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, वो भी आराम से लोन ले सकें, बोरो कर सकें मनी। तो ऐसी भी पॉलिसी नई लाई गई है। नो एक्सटेंशन अनाउंस ऑन लोन मोरेटरियम बियॉन्ड अगस्त 31, की कोई एक्सटेंशन नहीं होगा लोन मोरेटरियम में अगस्त 31 के बाद। इसमें ये भी है, बोरोइंग लिमिट्स अगेंस्ट गोल्ड रिलैक्स, जो बोरोइंग लिमिट्स गोल्ड देने पे होती थी, गोल्ड एक्सचेंज में जो बोरोइंग लिमिट्स होती थी उसको भी थोड़ा रिलैक्स, उसमें भी थोड़ा चेंजमेंट लाया गया है। टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years फॉर पर्सनल लोन, की टेन्योर जो है उसे 2 साल एक्सटेंड कर दीजिएगा पर्सनल लोन्स वाले में। 10,000 करोड़ सपोर्ट फॉर एनएचपी नाबार्ड, जो एनएचपी नाबार्ड है उसमें भी 10,000 करोड़ सपोर्ट किया गया है। स्टार्टअप इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स है उनमें भी थोड़ा स्टार्टअप जो होते हैं उनके उसमें भी थोड़ा चेंजमेंट लाया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है आरबीआई, हम लोग आरबीआई को देख लेते हैं अलग से, इंपॉर्टेंट है आरबीआई, हम लोग अलग से देख लेते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 ये डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से कर सकते हैं। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश इन अप्रैल 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने शुरू में पूछा था, देखना है कि किसने किसने सही जवाब दिया। पहले इसका ऑफिस कलकत्ता में था, लेकिन फिर 1937 में इसे मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। यहीं पे सेंट्रल ऑफिस जो था वहीं पे गवर्नर बैठा था और वहीं पे पॉलिसी इसके लिए बनाई गई जाती थी। पहले ये प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन नेशनलाइजेशन 1949 के नेशनलाइजेशन के बाद रिजर्व बैंक को पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ला दिया गया। कहते हैं जो इसके डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, इसके डायरेक्टर 4 साल के लिए अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड होते थे। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, मनोज सिन्हा अपॉइंटेड जम्मू कश्मीर एलजी एंड मुर्मू सीएजी। कहते हैं जो मनोज सिन्हा हैं, जो हमारे कुछ कहते हैं पिछली सरकार में जो रेलवे मिनिस्टर थे हमारे, उनको इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर का एलजी अपॉइंट कर दिया गया है। और जो मुर्मू थे, जो इससे पहले वहाँ के एलजी अपॉइंट किए गए थे पिछले साल, तो क्या कहते हैं उनको वो अब वहाँ का सीएजी बना दिया गया है। तो इसमें वही न्यूज़ बताई गई। इसमें इंपॉर्टेंट आता है सीएजी। आप क्या कहते हैं सीएजी के बारे में देख लेते हैं, सीएजी कौन होता है। उससे पहले देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट, इसको ये आपको याद कर लीजिएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर के क्या कहते हैं कौन है, क्या कहते हैं वहाँ के
एलजी कौन है ये पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं मनोज सिन्हा वहाँ के, और जो सीएजी है वो मुर्मू है। तो क्या कहते हैं आप बता सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं सीएजी को। सीएजी की इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये हेड होता है इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के, और चीफ गार्जियन होता है पब्लिक पर्सन का। It is the institution through which accountability of the government and other public authorities, although who spend public funds to parliament, state legislature, and through them to the people is ensured। पूरा देखा जाता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं सीएजी की, ये देख लेते हैं। क्या कहते हैं इसके कई फंक्शन होते हैं, जैसे ही ऑडिट्स ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कॉन्टीजेंसी फंड। कोई भी एक्सपेंडिचर होता है जो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के, उस पर भी ये ध्यान देता है। ही ऑडिट्स ऑल ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स एंड अदर सब्सिडरी अकाउंट्स केप्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन स्टेट। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रॉफिट हो, लॉस अकाउंट्स हो, बैलेंस शीट हो, सब पे ये ऑडिट करता है सीएजी। He audits the receipt and expenditure of all bodies and authorities substantially financed from the central or state revenue। जो भी कोई भी बॉडी अगर फाइनेंस है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उनके रेवेन्यूज द्वारा प्रोवाइड है, तो क्या कहते हैं उस पर भी ये ऑडिट करता है। He audits the accounts of any authority when requested by the president or governor। कोई भी लोकल बॉडी उसको उसके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकता है अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर उसे रिक्वेस्ट करे तो। ये क्या कहते हैं, ये प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं एडवाइस भी करता है कि वो कैसे एक्शन ले, कैसे ऑडिट करने में हेल्प करे। He submit his audit report relating to the accounts of the center to pass president। कि जो सेंटर की जो सेंटर अकाउंट्स होते हैं सेंटर के, उसके ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं वो प्रेसिडेंट को देता है। स्टेट के जो स्टेट की होती है वो गवर्नर को देता है। ये आप याद रखिएगा, जो सेंटर की होती है वो प्रेसिडेंट को देता है ऑडिट रिपोर्ट, और जो स्टेट की होती है वो गवर्नर को देता है। सीएजी एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का एक मेंबर की तरह भी वर्क करता है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी क्या होती है? पीएसी इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी क्रिएटेड अंडर जीओए एक्ट 1990। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा बनाई गई थी इसे। ये जो सीएजी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो पीएसी के द्वारा सेंटर और स्टेट में दी जाती है। इसके सेंट्रल लेवल दीज रिपोर्ट्स आर सबमिटेड बाय सीएजी टू द प्रेसिडेंट हु मेक्स देम टू बी लेड इन पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट में दिखाने के लिए प्रेसिडेंट को दी जाती है। सीएजी पोजीशन है समटाइम्स वन ऑफ इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर, की कभी कभी सीएजी की पोजीशन एक इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर के रूप में भी होती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीएजी डज नॉट एंड है, उसकी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी वो कई एक्शन देखता है, कई केसेस में वो डिसीजन लेता है। ही रिपोर्ट्स द मैटर टू द पीएसी विच विल टेक अप द मैटर। कोई भी डिसीजन लेता है उससे पहले वो रिपोर्ट पीएसी को सबमिट करता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ये जो पीएम केयर्स फंड था, पीएम केयर्स फंड वो ऑडिट था कि नहीं, वो ऑडिट हो सकता था कि नहीं, यस या नो में आपको क्वेश्चन बताना है। पीएम केयर्स फंड जो है वो ऑडिट में था कि नहीं, उसमें ऑडिट हो सकता था कि नहीं, आपको कमेंट सेक्शन बताना है। वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी। आपको कमेंट सेक्शन बताना है यस या नो, वाई या एन। आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि ये ऑडिट हो सकता था कि नहीं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है स्टेट अपोजेस प्ली फॉर ट्रांसफर ऑफ पालागर प्रोब टू सीबीआई। जो पालागर प्रोब जो इंसिडेंट हुआ था, एक्सीडेंट जिसमें काफ़ी लोग मरे, साधु लोग, तो उसमें कहा गया मॉब लिंचिंग के द्वारा भीड़ भाड़ में कितने मारे गए, तो उसमें कहा गया कि वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट कंटेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं न्यूज़ का, इंपॉर्टेंट है सीबीआई। चलिए हम लोग सीबीआई को अलग से देख लेते हैं। सीबीआई एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है इंडिया की, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वर्क करती है। इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ मिलकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के द्वारा भी वर्क करती है कि जो ऑफेंसेस उसके खिलाफ हो रहे हैं उस पर भी। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी इंडिया की, जो इसका कन्वेक्शन रेट बहुत अच्छा है, 65 to 70% इसका कन्वेक्शन रेट है, और से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी दुनिया में माना जाता है। इसका जो डायरेक्टर होता है सीबीआई, वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा अपॉइंट किया होता है। कहते हैं वो एडमिनिस्टर करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। 2014 तक सीबीआई डायरेक्टर डीएसपी एक्ट 1946 के द्वारा अपॉइंट होते थे, लेकिन 2014 के बाद लोकपाल एक्ट पास हुआ, उसके बाद एक कमिटी फॉर्म की गई सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर थे। इसमें और मेंबर भी थे, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ सिंगल अपोजिशन पार्टी या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज, इसके मेंबर होते थे।
एक लिस्ट होम मिनिस्ट्री भेजता था डीओपीटी को, वो चेक करता था डीओपीटी कि उसके जो लिस्ट में मेंबर्स हैं उनके ऊपर कोई एंटी करप्शन केसेस तो नहीं चल रहा है या कोई और केसेस तो नहीं चल रहे, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती थी, उसके ऊपर डिसीजन आता था, फिर लिस्ट वापस भेजी जाती थी होम मिनिस्ट्री, फिर कहते हैं होम मिनिस्ट्री उस कमेटी को भेजता था, फिर डायरेक्टर अपॉइंट होता था। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो होता है उसको 2 साल का टेन्योर होता है, सिक्योरिटी मिलती है सीवीसी एक्ट 2003 के द्वारा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। पहला एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें पूरा ग्राउंड ब्रेकिंग वही दिया गया है राम टेम्पल के बारे में। जैसे हमने देखा कि परसों भूमि पूजन हुआ राम टेम्पल का, तो उसके बाद वहाँ पे कंडीशन चेंज हुई है, तो इसमें कहा गया है कि जैसे ये भूमि पूजन हुआ, एक चीज़ का किसी चीज़ का एंड भी है और किसी चीज़ की बिगनिंग। एंड है कि जो कंडीशन चल रही, जो लड़ाई भिड़ाई चल रही है, हिंदू मुस्लिम फाइट जो होती हो सकती थी, तो उसको रोकने में ये हेल्प करेगा। और बिगनिंग इस चीज़ की है, क्या कहते हैं कि हमें एक नया तरह का रिलीजियस का एक कम्युनिटी मिलेगी जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग अगला एडिटोरियल देखते हैं। कार्टोग्राफिक चैलेंज। कार्टोग्राफिक चैलेंज क्या है? कार्टोग्राफिक चैलेंज जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना मैप निकाला, उसमें कुछ एरिया इंडिया का उन्होंने कहा कि हमारे अंदर आता है, उसके बीच में उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही। तो वैसे ही पाकिस्तान ने भी अपना एक नया मैप निकाला है, उसमें उन्होंने भी कुछ जो जम्मू कश्मीर का एरिया है उन्होंने अपने अंदर मान लिया है। उसी बारे में ये पूरा एडिटोरियल है। उन्होंने कहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा हैज टर्न पाकिस्तान ऑन फॉर्मेट ऑफ न्यू पॉलिटिकल मैच विच असर्ट क्लेम ऑन जम्मू कश्मीर, जो पूरा जम्मू कश्मीर अपने अंदर मानता है। और जो अक्साई चीन वाला एरिया वो क्या कहते हैं, वो उसके अपने अंदर नहीं मांगता, वो कहता है वो हमारे अंदर नहीं है, वो मैप के अंदर वो उनकी तरफ नहीं दिखाता है। जो मैप उन्होंने डिस्क्लोज किया है उसमें दिखाया गया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के नाम पे उन्होंने अपने मैप में दिखाया है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान सेपरेटली जो है उनको दिखाया गया है। तो इसमें ये मैप में बताया गया, इसमें कहा गया है में पाकिस्तान क्लेम टू ऑल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट नॉट लद्दाख, कि पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर क्लेम करता है लेकिन लद्दाख को नहीं। जो उन्होंने पहले भी 6 पार्ट जो कहे थे रॉयल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के, जैसे कि वो उनके अंदर आते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान पीओके एंड अक्साई चीन, लेकिन अब उन्होंने लद्दाख को कहा कि वो हमारे अंदर नहीं आता, उसमें उसको अपने मैप में नहीं दिखाया है। लेकिन पहले ये 6 पार्ट को ये अपना क्लेम करते थे कि ये हमारे अंदर आता है। विद इसमें ये भी कहा गया वर्ल्ड जूनागढ़ वॉज इन कंटेंशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब जूनागढ़ था, पार्टीशन हो रहा था 1947 में, तो उस वक्त जूनागढ़ भी कहते रेफरेंडम में था, लेकिन फिर रेफरेंडम कंडक्ट किया गया फरवरी 1948 में। फिर 95% ऑफ द स्टेट रीजन वोटेड टू स्टे विद इंडिया, और वहाँ के लोगों ने 95% लोगों ने वहाँ पर उसको इंडिया के साथ मिलकर रहने के लिए कहा गया था, तो इसलिए वो इंडिया के पार्ट है। रेफरेंडम मतलब क्या होता है कि वोटिंग होती है पूरे सिटी में, सिटी रेजिडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप इस कंट्री के साथ या इस कंट्री के साथ, ऐसे डिसीजन लिया जाता है। इट इज़ श्योरली नो कॉन्स्टेंट एट ऑल 3 मेंबर्स ऑब्जेक्टेड टू द मैप। जैसे हमने देखा है कि पिछले साल नवंबर 2019 में न्यू दिल्ली से भी मैप निकला था इंडिया का, जिसमें पूरे एक बताया गया था कि इंडिया का पार्ट क्या क्या है। उसके बाद ही इस साल क्या कहते हैं हर देश, जैसे नेपाल ने दिखाया कि वो उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स को अपना पार्ट दिखाएगी, वो उनका पार्ट था। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि वो इंडिया का पार्ट है, लेकिन उनका कहना है कि वो उन्हीं का पार्ट है। ऐसे इस बार अब पाकिस्तान ने भी मैप निकाला है, उसने जम्मू कश्मीर अपना पूरा बता दिया। वो क्या कहते हैं, तो इस तरह की कार्टोग्राफिक चैलेंज इंडिया के पास आते ही रहते हैं। चलिए अगली न्यूज़, अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है एन इनविजिबल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन इंडिया। एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया है इंडिया में इस पैंडेमिक के कारण, इसमें पूरा ही बताया गया। इसमें कहा गया जैसे हमने देखा कि इंडियाज लेबरिंग पुअर हैव लार्जली डिसअपीयर्ड इवन फ्रॉम द इनर पेजेस ऑफ मैनी न्यूज़पेपर्स एंड फ्रॉम टेलीविजन स्क्रीन्स। जैसे हमने देखा कि कई जो गरीब थे पहले, तो पैंडमिक से पहले तो गरीबों क्या कहते हैं न्यूज़पेपर में फ़ोटो आ जाती थी। इसमें एक कंटेक्स्ट दिया गया है कि स्टार्टिंग की गई है कि जैसे हमने देखा है कि गरीब आजकल दिख ही नहीं रहे, सब अपने अपने घर चले गए, और कुछ भी हो वो क्या कहते हैं बाहर सिटीज़ में नहीं है, वो अपने अपने घर जाना चाहते हैं, और जो बचे भी हैं वो अपने घर जाने के लिए क्या कहते हैं तैयार हैं कि उनको कहीं से भेजा जाए तो वो तुरंत चले जाएंगे। इसमें यही बताया गया है। इसमें कहा गया है जैसे हमने देखा है कि बैंक्स ऑफ यमुना जो है वहाँ पे लगभग 4000 होमलेस मैन रहते थे। यमुना पुश्ता जो जगह है जहाँ पे
4,000 होमलेस मैन की घर था वहाँ पे, जो वर्क करते थे, या कहते हैं जो वेज वर्कर्स थे, जो काम मिलने पे वर्क करते थे डेली वेजेस पे। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे भी लोग कम हो गए, और धीरे धीरे हर जगह कमी आती जा रही है। इसमें ये भी कहा गया दे आर कम्युनिटीज इन द कंट्री साइड। जैसे कई जगहों पे, जो कंट्री की कुछ जगहों पे, जैसे फॉरेस्ट, डिजर्ट, हिल्स, रिवर जो एरिया है, रिवर आइलैंड्स या गलित गेटोस, वहाँ पे तो हमेशा नॉर्मल टाइम्स में भी वहाँ पे लोग भूख मारे मरते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशन है, वहाँ पे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कैजुअल डेली वेज वर्कर्स, वीवर्स, आर्टिशन, होम बेस्ड वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स हैव आल्सो लिव्ड प्रिकेरियस लाइव्स टू। कि इन लोगों ने भी, कहते हैं, इस पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत सही है, और बहुत दिक्कत अभी भी सह रहे हैं। इस पूरे एडिटोरियल में यही बताया गया। इसमें कहा गया नंबर ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट्स वांट दैट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग थ्रस्ट इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द लॉकडाउन एंड द रीजिंग पेंडेमिक। कहते हैं ये रिपोर्ट में एक बताया गया, ग्लोबल रिपोर्ट में, कि कहते हैं हजारों लाखों लोग, क्या कहते हैं, इस पेंडेमिक के कारण और इस लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो आया उससे उससे गरीब जो थे और गरीब हुए जा रहे हैं, भूख के मारे मारे जा रहे हैं लोग। तो इस इम्पैक्ट इकोनॉमी का काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। इसमें ये भी एक ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2019 की जो है, उसने बताया कि इंडिया की अब पोजीशन 102 है, जो 117 कंट्रीज़ में 102 रैंक में इंडिया है, जो बहुत ज़्यादा पीछे है, और काफ़ी ज़्यादा पोजीशन अपनी स्लिप किया इंडिया ने। ये अपने जो नेबर्स हैं, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनसे भी नीचे आ गए, इन सब की रैंक इंडिया से ऊपर है। तो सोच सकते हैं कि आप कितने, कहते हैं, दर्दनाक कंडीशन में इंडिया है इस वक्त। तो हमें वर्क करना चाहिए कि इंडिया की इकनॉमी हम बूस्ट कर सकें। द ऑल ऑफ दिस द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफ द मैन। इसमें कहा गया कि जैसे हमने देखा ही है कि इतने लोग भूख से मर रहे हैं, गरीब दिक्कत में है, लेकिन लोग, जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल क्लास है, उसको कोई ध्यान नहीं है। वो बीच बीच में निकाल देते हैं कि खाने प्रोवाइड हो रहा है लोगों को, लेकिन और ये राम जन्मभूमि बनवा रहे हैं, कहते हैं कि राम टेम्पल बनवा रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, लेकिन जो गरीब है उन पर ध्यान नहीं दे रहे कि उनके ऊपर फंड्स प्रोवाइड किए जाए, उनको वो, कहते हैं, वर्क प्रोवाइड किया जाए जिससे वो भूख से ना मरे, उनको जॉब्स प्रोवाइड हो, जिससे उन्हें ये प्रॉवर्टी, इतनी इंटेंस प्रॉवर्टी ना सहनी पड़े। इसमें ये लास्ट में बताया गया। इसमें कहा गया इंडिया इज हर्टलिंग साइलेंटली इनटू इट्स ग्रेवेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ओवर हाफ अ सेंचुरी। ये सबसे बड़ा ग्रेवेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इंडिया के लिए, और इससे बचना होगा इंडिया को किसी ना किसी तरह से, नहीं तो हमारी काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं इन फ्यूचर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। न्यूज़ आती है, इंडिया रिजेक्ट चाइना यूएनएससी मूव ऑन कश्मीर। की जो यूएनएससी मूव था कश्मीर के ऊपर, अ डे आफ्टर चाइना prompted the UNSC United Nations Security Council to discuss the Kashmir issue in a closed door meeting. एक closed door meeting में कश्मीर इशू में बात करने के लिए कहा गया। तो इंडिया फर्मली रिजेक्टेड द चाइनीज इनिशिएटिव एंड रीइटरेटेड दैट कश्मीर इज अ डोमेस्टिक इशू। कि उस वक्त इंडिया ने कहा कि उसने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया चाइना का ये जो इनिशियल स्टेप था। उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर इशू है वो डोमेस्टिक इशू है, ना कि इंटरनेशनल इशू। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का है और इंडिया के रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूएनएससी। हम लोग यूएनएससी को देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा 1945 में। जो सिक्योरिटी काउंसिल है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। इसमें 15 मेंबर होते हैं। इसके जो 5 परमानेंट मेंबर है, यूनाइटेड स्टेट, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम, इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और जो इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसका टर्म 2 साल का होता है। ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ वन वोट। क्या कहते हैं, डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ मैटर्स आर मेड बाय एफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर। जो 9 मेंबर्स होते हैं उनके वोट्स काउंट किए जाते हैं, फिर देखा जाता है। और नो वोट फ्रॉम वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ब्लॉक द पैसेज ऑफ द रेजोल्यूशन। अगर जो परमानेंट मेंबर्स है 5, तो अगर उनके द्वारा एक भी कोई नो मैम डाल देता है उसमें वोट, तो क्या कहते हैं, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। ऐसा इसमें है। Any member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate without vote। कि कोई भी मेंबर यूनाइटेड नेशन का, अगर वो मेंबर नहीं भी है सिक्योरिटी काउंसिल का, तब भी पार्ट ले सकता है इस काउंसिल में, लेकिन वोट नहीं कर पाएगा। ऐसा इसमें कंडीशन है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो को किसी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।